कक्षा 11 विषय इतिहास का हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। और इसी अध्याय के अंतर्गत हमने इससे पहले के वीडियो में राजा मेसोपोटामिया के जो शासक थे उनकी शक्तियों में कैसे बढ़ोतरी हुई, उनकी शक्तियों का कैसे विकास हुआ, उसके बारे में हमने 3 बिंदुओं के बारे में उस समय अगले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह जो शासक थे या जो मुखिया थे उन्होंने समुदाय के विकास पर पहले ध्यान देना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने मंदिर के सौंदर्यकरण को बढ़ावा दिया। मंदिर के सौंदर्यकरण को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि हुई और इसके साथ साथ उन्होंने जो ग्रामीण लोग थे उनको सुरक्षा प्रदान की, उन्हें अपने पास नगरों में बसाना शुरू किया, जिससे नगरों का विस्तार भी हुआ। उसके बाद जो राजा की शक्ति में वृद्धि से संबंधित एक और बिंदु था, वो था युद्धबंदी, और जो स्थानीय लोग थे उन्हें अनिवार्य रूप से काम करने पर लगाया गया। यानी युद्धबंदी कौन थे, इसके बारे में हमें जानकारी है कि जैसे कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे उसमें जो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी क्षेत्र था वहां पर जो दजला और ये फरात नदियां, उसके एक क्षेत्र पर तो पानी की उपलब्धता रहती थी और दूसरे क्षेत्र पर पानी नहीं पहुंच पाता था, इसलिए पानी और जमीन को लेकर लोगों में विवाद होता था और यही विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा और लड़ाई का जब रूप ले लेता था ये छोटा विवाद, तब क्या होता था, आपस की लड़ाई जब समाप्त होती थी तब जो विजेता होता था उसी मुखिया ने क्या किया, जब पराजित जो युद्धबंदी होते थे उन युद्धबंदियों से और जिस स्थान को वो जीतता था उस स्थान को के जो लोग होते थे उन दोनों ही प्रकार के लोगों से वो कुछ न कुछ काम अनिवार्य रूप से करवाता था। तो इस प्रकार उसने युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों से काम लेना शुरू कर दिया। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। युद्धबंदियों व स्थानीय लोगों से काम अनिवार्य रूप से करवाना शासकों ने शुरू किया। यानी अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए उन्होंने इस बिंदु को महत्वपूर्ण माना और स्थानीय लोगों को युद्धबंदी, जो युद्ध में बंधक बनाए गए जो दास थे, गुलाम थे, उनसे उन्होंने काम लेना शुरू कर दिया। यानी जो विजेता मुखिया था वो पराजित क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र को उसने जीता है उस क्षेत्र के लोगों पर उसका अधिकार हो जाता था, तो उस क्षेत्र के लोगों से वो अनिवार्य रूप से काम करवाता था और शासक की आज्ञा से लोगों को वो कार्य करने भी अनिवार्य रूप से पड़ते थे। लोगों को काम के बदले अनाज व दालें दी जाती थी। यानी ये युद्धबंदी और जो स्थानीय लोग थे ये जो भी कार्य करते थे उसके बदले उन्हें अनाज और दालें दी जाती थी। मेसोपोटामिया में सैकड़ों ऐसी राशन प्रणाली की प्रतियां प्राप्त हुई है, जिसमें व्यक्ति के कार्य के बदले उसे कौन सा अनाज, कौन सी दालें दी जाएगी, उसके नाम के आगे जो जितनी मात्रा में उसे अनाज और दालें जो दी जाती थी उसका विवरण जो है लिखा हुआ मिला है। मेसोपोटामिया से सैकड़ों ऐसी राशन प्रणाली की प्रतियां प्राप्त हुई है, जिसमें
व्यक्ति के नाम के आगे उसे दी जाने वाली सामग्री जैसे अनाज, तेल, दालें का विवरण लिखा जाता था। और इसके साथ साथ मेसोपोटामिया में जो लोग जैसे स्थानीय और ये जो लोग थे जो कार्य करते थे, उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य प्रदान किए जाते थे। कौन कौन से कार्य? युद्ध बंदियों व स्थानीय लोगों को खनन का कार्य, निर्माण कार्य, शासक के आदेश के अनुसार उन्हें अनेक काम करने पड़ते थे, जैसे कि पत्थर खोदने का कार्य, धातु लाने का कार्य, मिट्टी से ईंट बनाने का कार्य, और फिर ईंटों को मंदिर में लगाना, मूर्ति निर्माण करना, मंदिर निर्माण में सहयोग करना। ऐसे बहुत सारे काम थे जो उन लोगों को करने पड़ते थे। तो शासक के आदेश के अनुसार उन्हें ये कार्य करने पड़ते थे। पत्थर खोदना, धातु निकालना, मिट्टी की ईंटें बनाना, मंदिर निर्माण तथा मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए सुदूर देशों से मूल्यवान पत्थर, धातु, रत्न लेकर आना। ये बहुत सारे कार्य जो है उन्हें सौंपे जाते थे। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया के लोग थे, सैकड़ों लोग चिकनी मिट्टी से शंकु बनाते थे, यानी कोन की आकृति। ठीक है, शंकु बनाने का कार्य करते थे। और इन शंकुओं को विभिन्न रंगों से रंगकर मंदिरों में लगाया जाता था। से मंदिरों की जो दीवारें थी वो विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। और मूर्ति कला के क्षेत्र में भी कार्य, मूर्ति निर्माण का भी कार्य उन्हें मिलता था। तो इस काल में मूर्ति कला के क्षेत्र में भी कार्य हुआ। ठीक है, और इसके अलावा शहरी
अर्थव्यवस्था में एक कार्य और प्रारंभ हुआ कि जैसे कुम्हार के चाक का आविष्कार हो गया, जिससे एक ही प्रकार के बहुत सारे बर्तन जो है वो एक साथ बनाए जा सकते थे। तो इस प्रकार कुम्हार के चाक का भी जो आविष्कार हो गया था और जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाने का कार्य भी शुरू हो चुका था इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार स्थानीय और जो युद्धबंदी थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य राजा के आदेश अनुसार वहाँ किए। इसके बाद हम मेसोपोटामिया के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया का जो समाज था वो कैसा था और उसकी क्या विशेषता थी। मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन में हम उसके समाज के बारे में और इसके साथ साथ परिवार कैसा होता था, विवाह की जो पद्धति थी, अन्य जो समाज के रीति रिवाज थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया का समाज, इसमें हम 3 बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समाज कैसा था, परिवार कैसे थे और विवाह पद्धति। ठीक है, इन 3 बिंदुओं के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले समाज। मेसोपोटामिया का समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। तीन वर्ग आप सबको पता है कौन कौन से? उच्च वर्ग, उच्च, मध्यम और तीसरा था निम्न वर्ग। ठीक है, इस प्रकार मेसोपोटामिया का जो समाज था वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था और सभी समाजों की तरह जो उच्च वर्ग था वो जो अपने अच्छा जीवन व्यतीत करता था और निम्न वर्ग को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। समाज जो था वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में शासक और उनके परिवार, ठीक है, और मध्यम वर्ग में कुछ जन सामान्य जो किसान होते हैं और निम्न वर्ग में जो मजदूर वर्ग था और जो युद्धबंदी थे वो सब आते थे। और उच्च वर्ग का जो जीवन था वो श्रेष्ठ और अच्छा था। वो आलीशान जो आवासों में, मकानों में रहते थे और रत्नों आभूषणों का जो है उपयोग करते थे। इसका उदाहरण हमें जो मेसोपोटामिया के जो नगर है ना, उर और उरुक, जो नगरों में के जो शासक थे उनकी कब्रों की जो खुदाई हुई, उन कब्रों से हमें बहुत सारी जो है वस्तुएं मिली है, आभूषण मिले हैं सोने चांदी के और धातु के, और इसके अलावा जो सीपियां, लाजवत पत्थर, बहुत सारी चीजें उनके साथ दफनाई गई थी। यानी इन सब का वो उपयोग करते थे। तो उनका जीवन शान शौकत भरा और अच्छा था और वो बहुत ही अच्छे आवासों में रहते थे और अच्छी अच्छी वस्तुओं का जो है उपयोग करते थे, आभूषणों का उपयोग करते थे। और जो निम्न और जो मध्यम वर्ग था उनकी दशा शोचनीय थी। तो इस प्रकार समाज जो था वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था। उसके बाद है परिवार। मेसोपोटामिया का जो परिवार था उसमें एकल परिवार के उदाहरण हमें मिलते हैं। परिवार जो थे वो एकल थे, यानी माता पिता और उनकी संतान उनके साथ रहती थी। संयुक्त परिवार प्रणाली वहां प्रचलन में कम थी। एकल परिवार के जो साक्ष्य हमें मिले हैं।
मेसोपोटामिया के जो परिवार थे वहाँ एकल परिवार प्रचलन में थे। एकल परिवार का आदर्श था, यानी एकल परिवार मेसोपोटामिया में आदर्श का रूप माने जाते थे, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे जो है साथ रहते थे। और इसके अलावा जो विवाहित पुत्र होता था वो भी अपने माता पिता के साथ ही, उसका परिवार भी उनके साथ ही रहता था। और इसके साथ साथ जो पिता की संपत्ति का जो वास्तविक उत्तराधिकारी है वो पुत्र को ही माना जाता था। तो ये थी परिवार की विशेषता, एकल परिवार, जिसमें माता पिता व उनके बच्चे शामिल थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। पिता की संपत्ति का वास्तविक उत्तराधिकारी पुत्र होता था। इसके अलावा मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनका जो रहन सहन और खान पान था, वो जो उच्च वर्ग के लोग थे वो आलीशान और शान शौकत भरा जीवन जीते थे और सुंदर वस्त्र आभूषणों का उपयोग करते थे। और निम्न वर्ग के जो लोग थे वो सामान्य आवासों में उनका रहन सहन था और सामान्य भोजन सामग्री का वो उपयोग करते थे। इसके बाद है समाज में प्रचलित विवाह पद्धति। विवाह पद्धति मेसोपोटामिया के समाज में विवाह एक प्रमुख रिवाज माना जाता था। विवाह के अवसर पर वर व वधू पक्ष आपस में एक दूसरे को उपहार देते थे। कन्या पक्ष कन्या के माता पिता विवाह की स्वीकृति प्रदान करते थे। और इसके साथ साथ विवाह की जब सब रस्में पूरी हो जाती थी उसके बाद जो है वर और वधू पक्ष आपस में एक दूसरे को उपहार देते थे। और इसके साथ साथ जब विवाह संपन्न हो जाता था तो जो वर पक्ष है वो मंदिरों में कुछ भेंट चढ़ाते थे। और जब मंदिर में भेंट चढ़ाने की रस्म पूरी होने के बाद जो वधू की सास उसे लेने आती थी, तब जो कन्या का पिता, वधू का जो पिता होता था, वो
अपनी पुत्री को जो भी उसे कुछ देना होता था वो सारा सम्मान उसे दे देता था, और बाकी जो पिता की संपत्ति होती थी यानी जमीन है, धन है या पशु है, उन सब पर उसके पुत्र का ही अधिकार होता था। तो इस प्रकार ये विवाह पद्धति वहाँ प्रचलन में थी। विवाह जो था एक सामाजिक रीति रिवाज था जिसमें विवाह की घोषणा की जाती थी। कन्या पक्ष भी पहले अपनी सहमति देता था, दोनों पक्षों की सहमति के बाद विवाह संपन्न होता था। और इस विवाह पद्धति में पहले कुछ वर पक्ष के लोग कुछ वधु पक्ष के लोग वधु को कुछ उपहार देते थे, और जब विवाह संपन्न हो जाता तो दोनों पक्ष ही एक दूसरे को उपहार देते थे। और इसके बाद मंदिर में भेंट चढ़ाई जाती थी, और इस प्रकार इन सब रस्मों के बाद वधु का पिता जो है उसे कुछ उपहार देता, और इस तरह ये विवाह संपन्न होते थे मेसोपोटामिया। इसके बाद हम मेसोपोटामिया का जो नगर नियोजन था यानी आवास व्यवस्था कैसी थी, कैसी स्वच्छता व्यवस्था थी, जल निकास प्रणाली प्रचलन में थी या नहीं थी, इन सब बातों के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।